नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक जगह जो खाली आप देख रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। खबरों में चर्चा सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम आवास पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात चल रही है। सीएम योगी की ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। पीएम से मिलने के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। 27 का रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार संगठन समन्वय पर बातचीत हो सकती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तो मन में होंगे ही। आज चर्चा में कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ही। चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन हो सकता है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? मीनाक्षी, तकरीबन 12:30 बजे से हमारे ठीक पीछे जो आप 7 LKM देख रही हैं, यहाँ पे ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जो सोर्सेज के द्वारा अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही है उसमें ये है कि दो प्रमुख विषय रहेंगे। पहली बात तो ये है कि क्योंकि SIR अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और हाल के दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर भी ये बताया कि वो एक कंसर्न है और इसमें संगठन को कैसे और ज़्यादा सक्रियता दिखानी है, तो वो एक मसला रहेगा। दूसरी चीज़ की 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार अपेक्षित है, तो वहां पर उस बात को लेकर भी चर्चा रहेगी। तो ये दो प्रमुख बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री मोदी से अभी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अभी जस्ट खत्म हुई है। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि तमिलनाडु के दौरे पर हैं, शाम तक लौट के आने वाला है, तो इसलिए उनके साथ ही मुलाकात तय नहीं हो पाई है। बाकी एक मुलाकात हो गई, दो और मुलाकात होनी है और विषय वही दो रहेंगे, एक तो SIR, दूसरा 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार। क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी साल है जिसमें योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को ग्राउंड पे वो सब कुछ करना होगा और संगठन को उसमें सहयोग देना होगा, जिसके सहारे अगले साल ये लोग चुनाव में जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर भी। लेकिन एक मेरा हर्षवर्धन जी प्रश्न था, क्योंकि अगर विरोधी सबसे ज्यादा किसी मसले पर चर्चा करते हैं SIR के बाद, तो मुद्दा सरकार और संगठन के समन्वय पर ही है। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये होना चाहिए था कम से कम साल भर पहले। ये क्यों नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ और दिल्ली के बैठे हुए जो नेता लोग हैं वो समझें, लेकिन ये कम से कम साल भर पहले हो जाना चाहिए था। कई मंत्री ऐसे हैं जो बड़े मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत नाराजगी है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पहले मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। जो जिस तरह के सामाजिक समीकरण की बात है, उस सामाजिक समीकरण को साधने के लिए भी मंत्रिमंडल कारगर साबित हो सकता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार और चूंकि संगठन दोनों एक साथ होना है, 14 के बाद ही है। और जो हम लोगों को अभी तक जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है कि 17 से 20 के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएगा भाजपा का। अब कोई सुनते हुए ये ना समझे कि अभी नहीं बना, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो बन जाएगा मतलब प्रॉपर अध्यक्ष हो जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि ये जो यूपी का सारा गुणागणित चल रहा है, इसको अगर उस तरह से देखें तो यूपी संगठन, यूपी सरकार, दिल्ली केंद्रीय संगठन और केंद्रीय सरकार, इन सब को लेकर होना है। भले ही 2029 में चुनाव होने हैं, लेकिन ये जो मिड पॉइंट होता है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और केंद्र के लिहाज से बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल में बड़े ओवरहॉल की, बड़ी जो फेरबदल है, उसकी आप तय मानिए उसे। रागी जी, अखिलेश यादव ये कहते हैं हमारे पास PDA है, हमारे पास पिछड़े हैं, हमारे पास अल्पसंख्यक है, हमारे पास दलित है, हमारे पास यादव है। बीजेपी के पास क्या है? यदि सब होता तो सारे सीटें उनके पास होती। यदि ये सारी उन्हीं के पास होता तो सारी सीटें उन्हीं के पास होती। ऐसा है नहीं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला जो 2024 का चुनाव था, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, यदि आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने 15 दिन बाद में जाकर के इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था। और हम लोग यहीं पर कहानी कुर्सी में बैठे बैठे हम लोग मान करके चल रहे थे, हम लोगों ने, कई लोगों ने, हमने उसमें, मैं भी शामिल था जी,
कि अखिलेश ने लगभग चुनाव को सरेंडर कर दिया है, लेकिन सामाजिक समीकरण को इस ढंग से साधा जिससे हम अयोध्या हार गए। जी, ये आप मत समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई अयोध्या में नाराजगी थी या कोई बहुत ऐसा था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, ये विश्लेषण बिल्कुल गलत है। मैं अपने, हो सकता है किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव और भी होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सामाजिक समीकरण जो है वो बहुत जबरदस्त साधा, जहां उनको लगा कि जैसे अयोध्या को लेने, ठाकुरों की जनसंख्या कितनी है, कुर्मियों की जनसंख्या कितनी है, फलना की जनसंख्या कितनी है, इसमें कौन सी जनसंख्या का कैंडिडेट हमको देना पड़ेगा जिससे कट जाए, और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी खड़े नहीं है सामाजिक समीकरणों में जी, वो उसको काम कर गया। अब रही बात, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खास करके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत दिनों से यह बदलाव की आवश्यकता थी, बदलाव होने जा रहा है, ऐसा हमने भी सुना है और मुझे लगता है यह होना चाहिए। लेकिन अंतिम सिर्फ चेहरे बदल जाने से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा क्या? यदि आप चेहरे नहीं भी बदलते हैं और सरकार परफॉर्म करती हुई जमीन पर दिखती है, सरकार जो है हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सब जगह परफॉर्म करते हुए दिखेगी, आपका सामाजिक प्रतिनिधित्व काम नहीं आएगा यदि वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखेगा परफॉर्मेंस के टर्म्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है, हो सकता है कोई सोशल ग्रुप छूट गया होगा, आप सोशल ग्रुप साथ भी लेंगे, लेकिन जमीन पर नहीं उतरेगा वो काम। जो विभाग हैं वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखेंगे, और जमीन पर काम करते हुए दिखने के साथ साथ अपना जो कार्यकर्ता है उसकी उसमें भागीदारी कहीं नहीं दिख रही है, उसको जब नहीं लगेगा कि ये मेरी सरकार नहीं है, तो फिर चुनाव के लिए बहुत मुश्किल होता है, और किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। जब आपके राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई नेता नहीं लड़ता है, ये बार बार मैं कहता हूं, आपकी वैचारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नेता भाषण देता है, लेकिन आपका कार्यकर्ता जमीन पर तर्क करता है, कुतर्क करता है, बहस करता है, और फिर आपके लिए वो सब कुछ करता है जो आप बैठे हुए नहीं करते हैं। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी सरकार है, इतना इमोशनली अटैच्ड हो, उसको काट करके यदि तो आप जो कुछ करना शुरू करें ये मुश्किल होगा। ये तब तो फिर विस्तार में वो नाम भी दिखने चाहिए। क्या कुछ नाम चर्चा में आए हैं, आप तक पहुंचे हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अब योगी जी, मोदी जी और फिर अमित शाह जी जब बैठेंगे तो मुझे लगता है नाम तय है। रूप से अब 1 साल, 1.5 सवा साल का समय बचा है चुनाव के लिए। अगर मंत्रिमंडल विस्तार इस महीने में अगर मान लें कि भाई 14 तारीख के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो लगभग कोई भी नया मंत्री बनेगा उसे 1 साल का समय, 13-14 महीने का समय मिलेगा कि मार्च 27 के अंदर। किस फॉर्मूले के तहत ये एक्सटेंशन होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जातिगत समीकरण भी साधे जाएंगे, प्रदर्शन भी देखा जाएगा कि जो मंत्री रहे उन्होंने प्रदर्शन किया है कि ठीक से। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी चाहते हुए कि जो प्रदर्शन करने में असफल रहे, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में से बाहर किया जाए, या उनसे बड़े विभाग लेकर बड़े विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो परफॉर्म कर सके। अच्छा, भूपेंद्र चौधरी का, तो भूपेंद्र चौधरी मुझे लगता है कि मंत्री बनेंगे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल 60 मंत्री बन सकते हैं, अभी 54 कैबिनेट मिनिस्टर है टोटल, तो 6 सीट खाली है, तो क्या 6 जोड़े जाएंगे उसके अंदर, पूरी 60 का कर दिया जाएगा, या कुछ को ड्रॉप करके कुछ को बनाया जाएगा? खबर यह भी आ रही है कि जो कुंदरके से अभी उपचुनाव जो जीते ठाकुर रामवीर सिंह, उनके भी मंत्री बनने की संभावना नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आकाश सक्सेना जो आजम खान के वहां से आते हैं क्षेत्र से, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब जाति का समीकरण देखा जाएगा, क्षेत्र का समीकरण देखा जाएगा, योगी आदित्यनाथ की पसंद को देखा जाएगा कि भाई अब 27 का चुनाव दूर नहीं है, तो कैसे मंत्रिमंडल दिया जाए, विभागों में परिवर्तन किया जाएगा, कुछ विभाग इधर से उधर जाएंगे, क्या ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा जो पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्या उनकी वापसी हो सकती है? श्रीकांत शर्मा क्या वापस मंत्री बन सकते हैं? मथुरा वाले जो बिजली के रूप में अच्छा काम किया था वो ड्रॉप हो गए, तो ये भी देखना होगा कि कुछ पुराने मंत्रियों की वापसी हो सकती है, या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, या कोई ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जिनको। ठीक है सर, ये तो 27 वाला एजेंडा अगर सेट करना है तो यही समय है और सही समय है। कैबिनेट का विस्तार तो जल्द से जल्द होना ही है, लेकिन एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और होने को है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटियाबाजों का सफाया भी कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के ही संभल से है, जहां पर अवैध मस्जिद और मदरसे के खिलाफ एक्शन के बाद आज बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन का जबरदस्त एक्शन जारी है।
आप हैरान हो जाएंगे जब आप ये खबर देखेंगे कि एक 2 मंजिला इमारत से कैसे पूरा का पूरा मिनी पावर स्टेशन चल रहा था। 1-2 घरों में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही थी, 50-50 घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। सुबह सुबह संभल के डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा। हैरान करने वाले खुलासे हुए। 3 मंजिला मकान, कटिया डालकर बिजली चोरी। 1-2 कटिया नहीं, आप देखिएगा तो तारों का तार गुच्छा। ये देखिए, ये तस्वीर है संभल की। घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली सप्लाई की जा रही थी। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी भी लगाए गए ताकि अगर छापा पड़ा, अगर अधिकारी आए, टीम आई, तो फिर फौरन जो है चौकन्ने हो जाए। लेकिन उससे पहले कि चौकन्ने होते, जिस समय पर यह छापा मारा गया, गहरी नींद में लोग सो रहे थे और छापा पड़ा तो हकीकत सामने आई। डीएम साहब ने क्या कहा वो आपको पहले सुना देते हैं, फिर करेंगे चर्चा। यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ है। सर, पहले भी मुकदमे हुए, लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने के लिए? इस पे एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुनने में आया था यहाँ पे। अच्छा, कटिया बासों को योगी जी ने जबरदस्त करंट दे दिया। विजय जी, आपने कहा कि लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब ये सारी एक्सरसाइज हो गई। ये लोग तो आज सो रहे थे गहरी नींद में। संबल प्रशासन बहुत लंबे समय से गहरी नींद में सो रहा था। ये बात भी आज ठीक है। हुआ है क्या ये सारा? और आपको ध्यान हो, पिछले साल शायद कुछ 8-10 महीने पहले भी बड़ी एक्सरसाइज संबल प्रशासन ने की थी और तब भी एक जगह, कोई जगह थी मैं भूल रहा हूँ, अरे सर, इसी घर की भी रिपोर्ट है सर। नहीं, मिनी पावर हाउस चल रहा था वहां पर भी बड़ा सारा, जिसको लेकर पूरा संबल प्रशासन ने काम किया था। तो ये बार बार में जगता है क्या संबल प्रशासन? नहीं सर, मैं तो इसी घर की भी बात बता रही हूँ कि इनकी भी दिलेरी देखिए। इस घर पे भी एक्शन हो चुका है और फिर इन्होंने पावर हाउस चला लिया। अरे वो तो चला ही रहे हैं, आप प्रशासन को क्यों बचा रहे? ना वो प्रशासन क्या जो गहरी बचेगा नींद में सो रहा है, सरकार 7 साल से 8 साल से गहरी नींद में सो रही है, उस पर भी सवाल खड़ा करें। और मतलब बड़ी बात है, इसमें कोई एक्शन लिया गया है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट एक्शन लिया गया है। और ये हर दिन कभी जागते हैं, किसी दिन डीएम साहब को अपना जो ड्रेस है उसको थोड़ी चमकानी होती है तो पहुंच गए। ये डीएम साहब का तो काम नहीं है। पहली बात, डीएम साहब का काम है क्या? ये बिजली विभाग का काम है। क्यों गए थे डीएम साहब? साफ साफ सवालों पर बात कीजिए। ये इस तरह की नेतागिरी और जो एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए फेदर लगाने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन काम ये डीएम का है क्या? ये डीएम का काम नहीं है, उसका काम है बिजली विभाग का। बिजली विभाग ने क्यों नहीं किया? बिजली विभाग नहीं करता तो डीएम को जाना चाहिए था बिजली विभाग के पास। और बिजली विभाग और डीएम नहीं कर रहे होते तो मंत्री जी कर रहे होते। मंत्री जी पर समीर जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, आज आप पढ़ते, वो योगी जी पढ़ते रहते हैं। आप अभी चर्चा कर रहे थे मंत्रिमंडल में विस्तार की, हम लोग नहीं पढ़ रहे, योगी जी पढ़ रहे, समीर जी जो लिख रहे। तो बहुत सारे नाम उसमें कौन कौन से कटेंगे जुड़ेंगे वो शायद समीर जी ने मैसेज, अभी मैंने सही जगह सवाल पूछा था, क्या बता दीजिए कौन कौन से नाम है कि किसका नाम जुड़ना चाहिए, किसका कटना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ड्रामा ज्यादा है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रामा, कि जब किसी दिन अपनी वर्दी चमकानी हो तो आप कहीं पहुंच जाएं सुबह सुबह। होता है बहुत बार ऐसा, क्योंकि ये कोई नया हो रहा है। संभल नया शहर है, कारखाना नया शहर है, कॉलोनी नई है, कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर ये क्या एक्सरसाइज? और फिर उस पर हम बता रहे हैं नहीं, डीएम साहब ने कमाल कर दिया। डीएम साहब देर से जागे, बिजली विभाग बहुत लंबे समय से गहरी नींद से सो रहा है। इस सब पर तो मुख्यमंत्री जी को और जो शायद पावर मिनिस्टर हैं आजकल, वो जगे हुए हैं कि नहीं जगे हुए? वो दिल्ली के बजाय यदि उत्तर प्रदेश रहेंगे तो उनको भी पता पड़ेगा कि हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तरह से देखें तो विजय जी जो कह रहे हैं वो बातें बड़ी ठीक ठीक लगती हैं, लेकिन संभल की जिस तरह की जनसंख्या है, और ये कहते हुए कई बार लगता है कि कितनी बार ये बात बोले, लेकिन इस तरह की मुस्लिम बहुल घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली की चोरी सांसद की नाक के नीचे हो रही, इसकी बात क्यों न करें? शफीकुर रहमान बर्ग से लेकर घर के बाहर तो हो रहा था, शायद अब याद आया मुझे, तो इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं कि शफीकुर रहमान बर्ग से लेकर जियाउर रहमान बर्ग तक,
और क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में इसी तरह के गलत कामों को करना, इसको सामान्यीकरण कर दिया गया है? 2017 से हम रोज तो योगी जी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों संभल में ही सब कर रहे हो? जी सर। आज ये काम थोड़ी ना हो रहा पहली बार, लगातार ये काम हो रहे हैं। आज उसमें से एक और पकड़ा गया। ऐसे बात करेंगे तो ठीक समझ में आएगी। जब पहले पावर हाउस पकड़ा गया था तब भी पता चला कि बिजली विभाग से चोरी, ट्रांसफार्मर लगाया छोटा, वहां से घरों में बिजली की सप्लाई दे दी। क्या यह संभव है कि वहां के सांसद की बिना जानकारी के हो? डीएम को, एसएसपी को, बिजली विभाग को। अब हम आपको इसके आगे बता देते हैं। बिजली विभाग के लोग इन इलाकों में पिट पिट कर लौटे हैं, बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स हैं। डीएम और एसएसपी को संभल में हर जगह क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां जनता घेर लेती है, अधिकारियों को मारती है। बिजली विभाग के जेई को अपमानित करके भगा दिया गया। जियाउर रहमान बर्क के घर पर पता चला तो उन्होंने भी बिजली चोरी की हुई थी, उनके ऊपर भी यह गंभीर आरोप है। वो कहते हैं हमारे ऊपर आरोप नहीं, उनके यहां के भी विजुअल आए। इसका मतलब यह हुआ कि संभल का घेटोइजेशन जिस तरह से हुआ है, संभल को जिस तरह से एक मतलब जिसको कहते हैं कि लॉ विद इन लॉ, एक नए तरह का लॉ है जो लॉ नहीं है, आउट ऑफ लॉ हो गया है, उससे चलाया जा रहा है। और तब ये कार्रवाई आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये चेन में हो रहा है। अब एक साथ सब जगह पकड़ लिया जाएगा तो ऐसा संभव तो है नहीं। मेरा यह मानना है कि बहुत गहनता से लगातार जांच होनी चाहिए। और जिस शहर में लोगों ने मंदिर को ढक के, कुएं को ढक के, मंदिर को चारों तरफ से घेर के, मंदिर को बीच में करके आंगन बना लिया, अपना घर बना लिया, उस संभल में हम कह रहे हैं। ये भी तो जरा समझिए ना। मतलब योगी सरकार का राज नहीं चलता संभल में। सर मैं तो ये कह रही हूँ, मतलब नहीं चल रहा था, योगी राज चलने लगा। मिनी पाकिस्तान तो उस इलाके को लोग कहते थे, ऐसे थोड़े कहते थे। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था और रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना कि ऐसे इलाकों से, मेरठ का ही एक इलाका है, वहां से बिजली विभाग के इंजीनियर को पीट पीट करके वहां से भेज दिया गया। ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली विभाग के लोग जाने से वहां डरते हैं, वहां वो वसूली नहीं कर सकते हैं। तार जो है वो, ऐसा नहीं है कि बाकी और जगह नहीं होता होगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर किया जाता है, और कम से कम हिंदू इलाकों में तो बिजली विभाग के लोग चले भी जाते हैं, इन इलाकों में तो वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और क्या क्या उसके बारे में बोला जाता है ये तो कहेंगे तो फिर कहा जाएगा हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। नहीं देखिए, यहां सच्चाई तो यही है। एक भी निकलता है। मैं ये मानता हूं विजय जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इंजीनियर बिजली विभाग का एक काम था, जाना चाहिए था, लेकिन जिलाधीश जो होता है वो पूरे विभागों का निगरानी का जिम्मेदारी उसकी होती है, वो बॉस होता है। वो किसी भी विभाग में यदि कोताही हो रही हो, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो बिजली भी हो, चाहे वो पानी हो, किसी भी वो जाकर के इंटरफेयर कर सकता है, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। सर ये तो प्रशासन ने बिजली चोरों को 440 वोल्ट का करंट दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इधर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को करंट दिया है। उन्हें अब जेल में ही रहना होगा, बेल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा समेत बाकी आरोपियों को शर्त के साथ जमानत दी है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की। दिल्ली दंगों में उनका रोल बाकी आरोपियों से अलग है, कोर्ट का यह कहना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी जो दस्तावेज है उसके मुताबिक दोनों का दंगों में रोल केवल स्थानीय मामले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे दंगों की साजिश और भीड़ को मोबिलाइज करने में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 की दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्जिल इमाम के खिलाफ पहली नजर में यह मामला बनता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑपोजिशन में एक मायूसी जरूर नजर आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ये कह रहे हैं कि शर्जिल और उमर को भी जल्द कोर्ट से न्याय मिलेगा। जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी, ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था, और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जिल को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
मैं जिस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए सुमीर जी आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ, हो सकता है किसी को आपत्ति कॉन्टेक्स्ट पे हो सकती है, लेकिन ये हमारा देश ही है ना जहाँ पर सफ़ेद वर्दी पहने हुए डॉक्टर्स आतंक की राह पर चल सकते हैं, तो वहीं इतने पढ़े लिखे लड़के भी देशद्रोह की राह पर चल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आतंक से जोड़ते हुए मैं यहाँ पर ला रही हूँ, लेकिन मुकदमा तो यूएपीए का ही है। देखिए, अगर 5 साल से अगर उमर और खालिद जो जेल के अंदर अगर बंद है, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि उसके पीछे बहुत पुख्ता डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिल्ली पुलिस से सबमिट करे हैं। और जिस तरीके से अभिषेक मनु संघवी और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तर्क और दलील रखी थी लगातार, वहां पर उन्होंने इस बात का बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले को जो बाकी लोगों को हम जमानत दे रहे हैं उनसे मामला बहुत अलग है, और पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट एविडेंस दी और जो चार्जशीट दायर की है उसके आधार पर फिलहाल जमानत देना संभव नहीं, और अगर जमानत देंगे तो ये गलत होगा। तो मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जो चर्चा चली रही थी कि भाई बिना किसी इसके अगर हाईकोर्ट बेल खारिज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि तमाम पेपर्स देखे होंगे और उसके बाद अगर जमानत खारिज की है तो निश्चित रूप से ये इन दोनों की भूमिका को बताता है कि इस भूमिका में सिर्फ एक प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने भूमिका नहीं ली थी, कि एक वहां पे एक आंदोलनकारी बनकर उन्होंने भूमिका नहीं ली थी। आंदोलनकारी के आड़ में उन्होंने वहां क्या क्या किया था, किस तरीके से भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से एक जो पूरा मॉब को पोलराइज करने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, दंगे करवाने की, देश में अराजक माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश की थी, जो पुलिस ने कहा है। मुझे लग रहा है कि तमाम साक्ष्यों को, तमाम बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये दोनों के ऊपर जो आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए वो प्रारंभिक दृष्टि से सही प्रतीत होते हैं, और उस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस बेल खारिज होने के बाद उन तमाम लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लगातार ये कह रहे होंगे कि 2 बेगुनाहों को जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हुआ था उन्हें बेल मिल जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मामला इतना गंभीर था, उनकी योजनाएं, सुनियोजित योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी, जो वो कर रहे थे, उसे माफ नहीं किया जा सकता। 5 नाम जो है चिकन नेक को काटने की बात करने वाले सर्जिल इमाम के साथ मुझे तो लगता है देश में बहस होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। जो यूनुस सरकार जो बात कर रही है, या वहाँ के जमाते इस्लामी चिकन नेक को लेकर के जो बात कर रहे हैं, जो चाइना और बांग्लादेश की मिलीभगत भी इस मामले में मानी जाती है, वैसी की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने गया है। और मजेदार बात है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनको भी न्याय मिलेगा। उनको तो सोचना चाहिए था कि ऐसे आदमी को कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये कोई नजीर इस प्रकार का कहे नहीं कि हाँ भारत से ये हिस्सा कट जाना चाहिए। लेकिन हमें कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह हो, सेसेशन का राइट्स देने वाले अरुंधति राय हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, ये सारे वही तो गिरोह हैं जिनके साथ एक पूरा बौद्धिक तंत्र खड़ा हो जाता है इस देश में। अच्छा, ऐसा एक जानकारी और इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दे दें कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अलावा जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनमें है गुलशिफा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद। ये वो नाम हैं जिन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाने कुर्सी की में केवल ऐसी ही खबरें होती हैं जो आपके चिंता की लकीरें पैदा कर दे, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जन्मदिन है, हमारी ओर से भी उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एफआईआर को लेकर छिड़ी इस जंग के बीच, इस बहस के बीच ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है बाकायदा प्रधानमंत्री ने, वो पोस्ट भी आपके सामने है। अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज एफआईआर को लेकर अटैकिंग मोड में है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, आरोप लगाया है कि बंगाल में एफआईआर अधूरी तैयारियों के साथ जल्दबाजी में किया गया। ममता बनर्जी ने मांग की है कि इस मनमानी अनियोजित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और नहीं रुका तो बहुत नुकसान होगा। बड़ी संख्या में वोटर्स के अधिकार छिन जाएंगे, लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर यह सीधा हमला होगा। ये विजय जी कह रही हैं, ममता बनर्जी, और उसके पीछे उनका ये कहना है कि बैक एंड से भी नाम काटे जा रहे हैं। एक तो पहले ममता बनर्जी को बधाई जन्मदिन की, हमारी तरफ से भी, सब लोगों की तरफ से। दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें।
प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी सबको बधाई देते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई का मसला नहीं है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जी, तो अच्छी बात है। एसआईआर पर बहस पर वो लगातार, पहले तो वो कह रही थी एसआईआर होने नहीं देंगे, जब अब एसआईआर हो गई है तो कह रहे हैं कि अब उसको आगे करेंगे, करने नहीं देंगे या गलत हुआ है जो नुकसान हो उसमें कोई, मैं इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ। और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसके पास उनको जो शिकायतें करनी है वो वहाँ पर कर दे जी, क्योंकि बिहार में भी एसआईआर हो गई, उसके बाद चुनाव भी हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। लेकिन यदि एसआईआर पर ममता बनर्जी इतना गंभीर हैं तो उनको राहुल जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब राहुल जी लड़ाई लड़ रहे थे एसआईआर की और उसको लेकर, वोट चोरी को लेकर, तब ममता जी अलग तरीके से चल रही थी। हो सकता है उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं बिहार में जैसे उन्हें नुकसान हो गया, कहीं पश्चिम बंगाल में उन्हें नुकसान ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी तो वही एसआईआर पर ही चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ वो दोनों मिलकर, या जो भी लोग हैं एसआईआर के खिलाफ, वो सब लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? इसको अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको मैं बहुत एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ, बहुत गंभीर मसले के तौर पर नहीं देखता। चुनाव आयोग उसका जवाब देगा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है एसआईआर में, जितना मसला होगा। और जो मुझे जानकारी मिली, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से एकजुट होकर लगाया कि एसआईआर में जो भी नाम जोड़ने हैं, जो भी नाम कटने हैं, उस पर पूरा काम किया जाए। बल्कि एक और जो जानकारी मुझे अभी 2 दिन पहले ही मिली कि उन्होंने मतुआ समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग माने, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको वोटर बनाने की एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक भी नागरिकता का मसला उनका हल नहीं हुआ। तो वो अपनी राजनीतिक लड़ाई दूसरे लेवल पर अलग तरीके से लड़ रही है, यहाँ पर जो बयान दे रही हैं ठीक है। इसमें नहीं, एसआईआर पर फिर जॉइंट मोर्चा अभी पश्चिम बंगाल में तो नहीं दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी, देश भर में भी नहीं दिखा ना, देश भर में भी नहीं है। और कुछ बिहार में जरूर था, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के तौर पे अगर हम देखें तो वहां पर कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो अलग चीज होती। पहली बात यह है क्या जनता से मुद्दा कहीं जुड़ रहा है, तो देश के किसी हिस्से में उसका हाँ में जवाब नहीं आता है। जहां चुनाव हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या जहां चलिए लोग थोड़ा शांति से हैं, पॉलिटिकली उतना जिसको कहें कि हाई टेम्पर में नहीं है, क्या वो ये शांति से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चुनाव, वोट चोरी ऐसा कोई मुद्दा है? उनको लगता है कि एसआईआर में, अच्छा अगर ये पार्टियां एसआईआर में जितने तरह की मुश्किलें हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको लेके आंदोलन चलाती तो ज्यादा बेहतर होता जी, क्योंकि आसान नहीं है। जिनका नाम सीधे सीधे आ गया उनका तो ठीक है, उसके अलावा सारे लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, मुश्किल है उसके रास्ते, उसमें ये मुद्दा उठाते, उसके ये सवाल खड़े करते उसको। लेकिन वो बात कर रहे हैं जिसको जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी जैसी चीज देश के किसी राज्य, किसी हिस्से में अब तक न हुई है, न होती दिख रही है। और उनको यह लगता है कि चूंकि अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो ये एसआईआर उस लूप होल्स को थोड़ा सा ठीक करेगा, यानी जहां जहां कुछ गड़बड़ है लीकेज को भरेगा। अब उसमें भी लीकेज है तो उसका काम उनको उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से ममता जी ये जानती हैं, ममता जी अपने पार्टी के कैडर्स पर उनको भरोसा है, इसलिए वो आश्वस्त है। उनको लग रहा है पॉलिटिकल मुद्दे की तरह बोलो, बाकी कुछ कराना, पॉलिटिकल ट्वीट इसलिए वो लगातार किए जा रहे हैं। जी, ये मत बोला कीजिए गठजोड़ कोई कहां है भाई, कहीं नहीं। एक आदमी वियतनाम से चलाएगा, एक आदमी, ऐसे नहीं चलता है ना, कोई ऐसा है नहीं। ये बार बार आप लोग बोल के उनको फिर उम्मीद से कर देते हैं कि अच्छा हम तो एक साथ हैं, तो फिर फोन ऑन करने लगते हैं। ये कहीं एक साथ नहीं है, ये टूटे फूटे गिरे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, लंगड़ी मारने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले, एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करने वाले, ये लोग हैं, ये साथ वाले लोग नहीं। एक वियतनाम में और एक स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, एक स्विट्जरलैंड में कौन गया? बिहार के। अच्छा, हाँ ठीक।